का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक, जिसे लिखा है टी.एस. इलियट ने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। थॉमस स्टर्न्स इलियट 1888 में पैदा हुए और 1965 में उनकी डेथ हो गई। वो एक फेमस इंग्लिश पब्लिशर, प्ले राइट, पोइट, एसेइस्ट और लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे। वो 20th सेंचुरी के मेजर पोइट में से एक कंसीडर किए जाते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज की मॉडर्न पोइट्री के एक सेंट्रल फिगर माने जाते हैं। ये यूएस में पैदा हुए बट 1927 यानी 39 ईयर्स की एज में ब्रिटिश सिटीज़न होल्डर बन गए और लंदन शिफ्ट हो गए और यहीं पर इनका डेथ हो गई थी। इनका सबसे पहला अट्रैक्टिव और वाइड स्प्रेड वर्क उनकी पोम भी है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक। इसे 1915 में पब्लिश किया गया, जिसे मॉडर्निस्ट मास्टरपीस के तौर पर जो मॉडर्निस्ट लोग हैं वो मास्टरपीस के तौर पर इसको रिकग्नाइज करते हैं। ये पोम इंग्लिश लैंग्वेज की बेस्ट नाउन पोम से इंस्पायर होकर लिखा गया। इनके 7 प्लेज की वजह से इनको बहुत फेम मिला। इसे लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ से भी अवार्ड किया गया 1948 में, जो कि इनकी प्रेजेंट पोइट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें दिया गया था ये अवार्ड। और एज अ पोइट इन्होंने बहुत कम पोम्स लिखी। टिपिकली शुरू में एलियट ने अपनी पोम्स को स्मॉल बुक्स और पैम्फलेट्स में पब्लिश करवाया। उसके अर्ली वर्क्स में प्रोफोक एंड अदर्स ऑब्जर्वेशंस 1917 में पब्लिश हुई। इरा वॉज प्रैक लंदन 1920 में भी, और 1920 में भी इन्होंने अपनी कुछ पोम को पब्लिश किया। द वास्ट लैंड एंड प्रोफोक एंड पोम 1925, पोम रिटन इन अर्ली यूथ 1967। इन्होंने मुख्तलिफ बुक्स और पैम्फलेट्स में शॉर्ट पोम्स को पब्लिश कराया जो कि बहुत फेमस हुई। पोइटिक नोटेबल वर्क्स द नेक्स्ट है द लॉन्ग सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक, इसे 1950 में पब्लिश करवाया गया था। इलियट इस पोम को एक पोइट्री मैगजीन में 1950 में शाया किया गया था जो कि बहुत फेमस हुई। द हॉलो मैन 1925, ईश वेंसडे, इट्स लॉन्ग पोइम इन 1927, 4 क्वार्टर्स मास्टरपीस वर्क है इनका, और ओल्ड परज्यूम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इसके बाद अगर इलियट के प्लेस की बात की जाए तो द वास्ट लैंड को लिखने के बाद इलियट ने लिखा नाउ फीलिंग टुवर्ड अ न्यू फॉर्म एंड स्टाइल, मींस अब वो पोइटिक स्टाइल से हट कर, उनसे अलग होकर कुछ नया लिखना चाहते थे। उनके माइंड में एक प्रोजेक्ट था। जैसे उन्होंने वर्ड्स में लिखा जिसमें उन्होंने अर्ली जैज़, ये एक म्यूज़िक की ट्यून है अर्ली जैज़, इसके कुछ रिदम को यूज़ किया। ये एक प्ले एक करदार की ये एक प्ले एक करेक्टर स्विनी के बारे में था जो इस पोम में कई बार अपेयर हुआ। इसने प्ले को फिनिश नहीं किया, आल्दो इसने सिर्फ 2 सीन्स को पब्लिश कराया था, फ्रेगमेंटिक ऑफ प्रोलॉग 1926, फ्रेगमेंट ऑफ अगॉन 1927। द अदर प्ले वाज द रॉक, ये 1934 में पब्लिश हुआ। उसके बाद द फैमिली रियूनियन, ये बहुत फेमस प्ले है, इस पर मैं वीडियो प्ले बना चुका हूँ, ये 1939 में पब्लिश हुआ। द कॉकटेल पार्टी 1949, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953, द एल्डर स्टेट्समैन, ये 1958 में पब्लिश हुआ। अब हम ये ब्रीफ इंट्रो था अबाउट राइटर। अब हम पोम की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। 1950 में एक पोइट्री मैगज़ीन का ओवरसीज़ एडिटर था जो कि एलियट का फ्रेंड था। उसने मैगज़ीन के फाउंडर हैरियट मोरे को रिकमेंड किया कि टी.एस. एलियट की ये पोम यानी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक को अपनी मैगज़ीन में पब्लिश करना चाहिए। आल्दो प्रोफोक का करैक्टर एक मिडिल एजड मैन का है जो कि इस पोम का प्रोटैगनिस्ट है। इस पोम में ये एल्डर मैन अपने यंग बिलव्ड को प्रपोज करने के बारे में लिखता है। इलियट ने यह पोम ज़्यादातर अपनी अर्ली एज यानी अपनी 22 ईयर की एज में लिखी, जो कि बहुत शॉकिंग और ऑफेंसिव था कि इस एज में इस कदर मेच्योर और लिटरेरी परफेक्ट तरीके से लिखना वो कोई काम आसान काम नहीं था। ठीक है, तो ये यानी कि एक टैलेंट था उनके अंदर, एक ये ऑफेंस था कि इस एज में इस कदर किस तरह बंदा मेच्योर हो सकता है। तो उसका क्योंकि इस एज में लिखना आसान नहीं था, उसमें उन्होंने रोमांटिक पोइट्स की मेथड को अवेल किया। इस पोम से एलियट की रीडिंग्स का अंदाज़ा होता है कि उसने फ्रेंच सिम्बलिस्ट से इंस्पायर होकर अपना वर्क किया जो कि इजी नहीं था।
और ये भी ज़ाहिर होता है कि इसने डांटे और हैमलेट जैसे फेमस लिटरेरी वर्क्स को रीड कर रखा था। अब फॉर्म जो इस पोम में यूज़ हुई हैं वो कौन सी हैं? फॉर्म यूज्ड इन पोम, ये पोम इलियट के अर्लीस्ट वर्क्स में से है। इसे इलियट ने 910 और 911 में कंप्लीट कर लिया था, मगर उसे 1950 तक पब्लिश नहीं करवाया था। ये पोम एक मॉडर्न फोटोटिपिकल मैन की टॉर्चर साइकी के एग्जामिनेशन के बारे में है, जो कि ओवर एजुकेटेड है, इलिक्वेंट है, न्यूरिटिक है, इमोशनली स्लीटेड पर्सन है। इस पोम में जे अल्फ्रेड परफ्रॉक इस पोम का स्पीकर है, जो कि अपनी पोटेंशियल लव से जो है वो एड्रेस्ड है, अपनी लव बिलव से एड्रेस्ड होता है। और ये सारी पोम इस ओल्डर मैन के प्रपोजल के गिर्द ही रिवॉल्व करती रहती है। इस पोम की जो राइम स्कीम है वो इरेगुलर है, इसमें फ्री वर्ड्स को यूज़ किया गया है। एक और फॉर्म जो कि इस पोम में यूज़ की गई है वो है रिफ्रेंस। एक और फॉर्मल जो फीचर ये है इस पोम में कि इसमें फ्रैगमेंट्स ऑफ सोनेट्स की फॉर्म को यूज़ किया गया है। हर स्टांजा 3-3 लाइन्स पर कंसिस्ट है। इसमें पेसिमिस्टिक नॉन रोमांटिक कंटेंट को यूज़ किया गया है, जो कि ब्लैकनेस ऑफ मॉडर्निटी को प्रेजेंट करता है। अब हम इस पोम की समरी को देख लेते हैं। तो ये पोम एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉगी है, जिसमें एक साइकी ओल्डर मैन की मेंटल कंडीशन के बारे में बताया गया है। ये एक मोनोलॉग इस तरह है क्योंकि इसमें स्पीकर ही असल में नरेटर भी है और सारी पोम ये खुद ही रीडर के साथ एड्रेस्ड है। ये पोम 1915 में एक मैगज़ीन में पब्लिश हुई। उसके बाद 1970 में आने वाला इसके एक पोइट्री वर्डम में इसे ऐड कर दिया गया, जिसका नाम था परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। इसके टाइटल के बिल्कुल अपोजिट ये कोई लव सॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसमें लव को कहीं भी एक्सप्रेस नहीं किया गया। ये इस और इसमें सॉन्ग से मुराद पोम है। इस पोम की जो स्टार्टिंग लाइंस में स्पीकर यानी परफ्रॉक अपने रीडर्स को इनवाइट करता है कि आओ इन सुनसान गलियों में कहीं चलते हैं, उन सुनसान गलियों से आगे होते हुए उसकी बिलव को प्रपोज करने चलें। लेकिन इन लाइन में गलियों की जो इमेज को मैसी बनाया गया है, मैसी बताया गया है। इन स्ट्रीट्स के में जो डस्ट है उसको दिखाया गया है। इन स्ट्रीट्स के 100 डस्ट रेस्टोरेंट्स या ऐसे रेस्टोरेंट जिनके फ्लोर पे जो बूढ़ा वगैरह रखा जाता है ना, जहाँ पे जो शराबी लोग होते हैं उनके फिसलने का डर होता है, तो इसलिए वो बूढ़ा वगैरह रख देते हैं। तो उसकी तरफ जो है वो इशारा किया गया है कि जिसमें जो शराबी लोग बैठे होते हैं और जो ईस्टर शेल खाते हैं, और इन गोलियों में एंडलेस आर्गूमेंट्स होते हैं जो कि अनफ्रूटफुल हैं, यानी जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो आपस में वो लोग करते रहते हैं। फिर वो आगे कहता है कि मेरे माइंड में भी एक आर्गूमेंट है, मगर वो रीडर्स को वार्न करता है कि उससे किसी किस्म का क्वेश्चन ना किया जाए कि क्या आर्गूमेंट है उसके माइंड में चल रहा है। समझ लग रही है आपको? यानी कि वो कह रहा है कि उस बताता भी है कि उसके जो है जहन में एक आर्गूमेंट है, लेकिन फिर वो वार्न करता है कि मुझसे खबरदार किसी ने कुछ पूछा तो। फिर वो रीडर को कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो और आओ अपने विज़न पर आगे चलते हैं। ये सब बातें वो खुद से मिरर के आगे खड़ा होकर कर रहा है। वो अपनी यंग गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहा होता है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो बहुत इनसिक्योर होता है। उसके बाद वो वहाँ पहुँच जाता है कि उसकी डेस्टिनेशन थी। इनसिक्योर इस तरह होता है कि उसको डर होता है कि अगर वो उसने प्रपोज कर दिया तो जो उसके पास एक होप है कहीं वो भी ना चली जाए, तो इसलिए वो प्रपोज करने से भी घबरा रहा होता है। इसके बाद वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन होती है, यानी उसे एक सोशल गैदरिंग में जाना होता है। वो वहाँ पे एक रूम में पहुँचता है जहाँ वुमन आपस में बातें कर रही होती हैं, बहुत सारी वुमन जो कि फेमस पेंटर के बारे में गॉसिप कर रही होती हैं, जिसका नाम था माइकल एंग्लियो। यहाँ पर स्टांजा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टांजा में इलियट की कैट को सिंबलाइज किया है और कहता है कि फॉग खिड़की पर नज़र आ रही है और वहाँ पर हल्की हल्की स्मोक भी नुमाया है। स्मोक का मतलब गिर्द लूद येलो फॉग, और फॉग ने इवनिंग को अपने टंग से लिक कर लिया। यहाँ पर लिकिंग का एक्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब चाटना होता है, और ये कैट से रिजेंबल करता है। वो खिड़की के बाहर सीन्स को गौर से देख रहा है कि कैसे वहाँ पे मौजूद जो चिमनी से धुआं निकल रहा है फॉग में शामिल होकर उसे मर्डी कर रहा है। पर फ्रॉक अपनी लाइंस को रिपीट कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और ख़ुद को तसल्ली देता है कि ऐसा वक्त भी ज़रूर आएगा जो अपनी बिलव्ड को अपनी दिल की बात बता सकेगा। और वो उसके प्रपोज़ल को डिले करने की बात करता है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है। वो कहता है कि मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन वो सोचता है इस बारे में और फिर खुश होता है कि वो ऐसा वक्त आएगा जब वो अपने बिलव्ड को ये बात बताएगा।
लेकिन वो कहता है कि अभी मेरी हिम्मत नहीं है, तो वो अभी इस प्रपोज़ल को पोस्टपोन कर देता है, डिले कर देता है, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है बात करने की, और वो इनसिक्योर भी होता है। और कहता है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, इसमें प्रपोज़ल को जो है वो कभी भी कर सकता हूँ, तो फिर कभी कर ले जाएगा। इतना टाइम है मेरे पास जिसमें एक मर्डर हो सकता है और कोई नई क्रिएशन भी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो वो है वो जो हमारा नरेटर है, जो हो प्रोफ्रॉग, वो माइंडलेस है और इररिलेवेंट हो चुका है, और वो इररिलेवेंट बातें करता है। वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एक दफ़ा दोबारा अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकूं कि डू आई डेयर, यानी क्या मेरे अंदर वाकई इतना करेज है कि मैं अपनी लवर को प्रपोज कर सकूं। फिर वो खुद से कहता है कि यहाँ से टर्न बैक करने का वक्त है और स्टेज से नीचे उतरने का टाइम आ चुका है। फिर सोचता है कि अगर मैं स्टेज से उतरा तो मेरे लेस हेयर सबको दिख जाएंगे, जो कि इसकी ओल्ड एज होने की सिंबल है। और सिर्फ यही सोचता है कि लोग जो हैं मेरे बारे में क्या कहेंगे, ठीक है, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इस चीज़ को सोचता है कि मतलब वो लोगों की परवाह करता है इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने बारे में कम और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो खुद को इन्फीरियर समझता है और कहता है कि अगर मैं अपनी लव को यहाँ जो है वो इन लड़कियों के सामने अगर मैं एक्सप्रेस कर दिया तो सब क्या कहेंगे अपने लव के बारे में। अगर मैंने यहाँ पे खड़े होकर और अपने लव के बारे में सबके सामने एक्सप्रेस कर दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे जाने के बाद क्या सोचेंगे। और वो कहता है कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में खुद को एनालाइज करता है और कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करता है, और वो यहाँ पे इस गैदरिंग में आए हुए सभी लोगों को पहले से जानता है और हर चीज़ के बारे में अवेयर है, और यहाँ आकर कॉफ़ी भी पीता रहता है। तभी वहाँ पे एक रूम में म्यूज़िक तेज़ हो जाता है और लोगों की वॉइस कम हो जाती हैं। इस सिचुएशन में प्रोफोक बहुत घबराहट का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो खुद को गैदरिंग में जो है वो ऑकवर्ड फील करता है। इस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाता कि वो अपनी बात कह सके। प्रोफोक पहले से अपनी एक्सप्रेस ऑफ लव के बाद होने वाली सिचुएशन को सोच सोच कर अनकम्फर्टेबल हो रहा था। प्रोफोक को खुद को इस बात का एहसास है कि वो इरेलीवेंट जो है वो बातें सोचता है और वो माइंडलेस हो चुका है। वो ऐसी चीज़ें सोचता है जो उसे नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए वो कहता है कि कहीं ये वुमेन जो वहाँ पे मौजूद हैं उनकी जो परफ्यूम्स की स्मेल्स की वजह से तो नहीं हो रहा मेरे साथ कि मैं इस तरह की बातें सोच रहा हूँ, मैं माइंडलेस हो चुका हूँ। तो वो इस तरह की डिस्कशन अपने थॉट्स में ला रहा है। वो औरतों को देखकर बहुत कंफ्यूज्ड है और ख़ुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो वो कहता है कि क्या मुझे उस लड़की को जाकर बताना चाहिए कि वो किन कैफियत और किन हालात और किन सर्कमस्टांसिस से होकर इसे प्रपोज करने आया है। इस स्टैंजा में उसने वहाँ में मौजूद लेडीज़ के मुख्तलिफ वेज़ में सिम्बलाइज़ किया है। आगे जाकर प्रोफोक खुद को प्रॉफिट बैप्टिस्ट से रिजेंबल करता है। वो इस तरह कर रहा है कि उसका जो प्रॉफिट बैप्टिस्ट था उसका जो हेड उसको कट ऑफ कर दिया था, वहाँ के रूलर्स के आगे पेश किया जाता था, हेड को कट ऑफ करके। मीन वो इन हालात को इस कदर बुरे और क्राइसिस वाले हालात समझ रहा है कि उस हद तक भी सोच रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर काटा जा रहा है, इवन कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ। और फिर वो खुद को सिंपथी देता है कि कोई ऐसा भी ग्रेट मैटर्स नहीं है। इन शॉर्ट वो बहुत खौफजदा है, इवन कि उसे लगता है कि इटर्नल फुटमैन उसको फॉलो कर रहा है। इटर्नल फुटमैन जहाँ से यहाँ मुराद मौत है, मौत का फरिश्ता। और वो ये एक्सेप्ट करता है कि लव को प्रपोज करना इतना मुश्किल है जितना इस सारे यूनिवर्स को दबाकर एक बॉल जितना करना। और ये भी बता रहा है कि मैं कोई प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ जो इतना डेयर कर सके। इसलिए वो इस अपने प्रपोजल के ड्रीम को ख़त्म कर देता है और इस बारे में दोबारा नहीं सोचने का अहद करता है। अब इस पोम का अगर हमने एनालाइज देखें तो ये पोम एक लवर के माइंड को एनालाइज करती है जो कि अपने बिलव को प्रपोज करने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये डिसीजन लेने के लिए भी एबल नहीं है कि वो जाके प्रपोज कर सके। इस पोम में प्रोफ्रॉक एक जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एक पर्सनल विल के पैरालाइज को शो कर रहा है, यानी कि उसकी सोचने समझने की एबिलिटी बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है और वो कोई डेफिनेट डिसीजन लेने के काबिल नहीं है। प्रोफ्रॉक एक मिडल एजिड इमोशनल फ्रस्ट्रेटेड किस्म का पर्सन है, और ये पोम में आतर एक साइकी पर्सनस के डिलेमा और इंडिशियसनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि मॉडर्न अर्बन सोसाइटी का एक मॉडर्न मैन है।
इस पोम का एपिग्राफ डांटेस इन्फेर्नो से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसके अलावा ये भी बैरनस पोम यानी रूखापन और फर्टिलिटी की रिफ्लेक्ट करता है, जो कि मॉडर्न एज के लव एक्सपीरियंस के बारे में है। इस पोम में डिफरेंट किस्म के सिंबल्स को यूज़ किया गया है, जो कि बहुत अहम है और इस पोम के रेलिवेंट हैं। अब थीम्स देख लेते हैं कि इस पोम में कौन कौन से थीम यूज हुए हैं। फॉलोइंग की थीम्स आर यूज्ड इन द अबव पोम। सबसे पहले है डेंजरस वुमेन। दो इस पोम में प्रोफोक बहुत इनसिक्योर है सोशली, ये वुमन पर जो प्रोफोक है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, स्पेशली ये वुमेन से बात करने इवन कि उनके बारे में सोचने के लिए भी डिस्करेज हो जाता है और उनके बारे में नहीं सोचता, और ये एक अशेम्ड पर्सनस का सिंबल है। इस पोम की सबसे इम्पोर्टेंट की थीम यही है, डेंजरस वुमेन। वो ये सोचता है कि कोई वुमन उसके बारे में पॉजिटिव तरीके से थिंक नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद को इन्फीरियर समझता है, वो अपने आप को उनसे लेस समझता है, वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में ही वुमन से बातें करता है, जबकि एक्चुअल में इस पोम में उसने किसी भी लेडी से बातचीत नहीं की थी। उसे ऐसा लगता था कि हर एक वुमन उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को जज करती है, जिसके रिज़ल्ट में उसे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और ये सब उसकी सिर्फ इमेजिनेशन और थॉट्स हैं जिनके मुताबिक वो वुमन से अफ्रेड है। और उसे ये क्रिएशन बहुत डेंजरस लगती है, यानी वुमेन की जो क्रिएशन है, क्योंकि वो उनसे डरता है। और ये सच है कि लोग जो हैं वो फिज़िकल जजमेंट करते हैं, तो वो भी पोइट भी इस चीज़ को बयान कर रहा है कि वो ये कह रहा है, जो हमारा नरेटर है, कि जो लोग हैं वो सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस देखते हैं और उनको जज कर लेते हैं, और उनकी इमोशंस को, उनकी जो थॉट्स हैं उनको उस तरह से नहीं देखते। तो वो इस जो क्रिएशन है उससे बहुत ज़्यादा अफ्रेड है और इसे डेंजरस समझता है। उसके बाद नेक्स्ट थीम जो है वो द शेम ऑफ एजिंग। पर फ्रॉक के लिए द शेम ऑफ एजिंग का फैक्टर इसी एग्जाइटी में मुब्तला कर देता है, उससे एजिड होने में शेम महसूस होती है। और ये कहता है कि देखने वाले, स्पेशली उस गैदरिंग में मौजूद फीमेल, उसके लेस हेयर्स जो कि ओल्ड होने की वजह से बहुत थिन हो गए थे, उनको देखेंगी तो वो उसके चले जाने के बाद उसके बारे में क्या बातें करेंगी। पर फ्रॉक पहले ही फ्यूचर में होने वाली जो प्रिडिक्शन है, जो फ्यूचर में होने वाली जो इवेंट्स हैं उनके बारे में प्रिडिक्शन करता है, वो खुद से ही एग्जैक्टली में चला जाता है, जबकि असल में खुद ही अपना मजाक उड़ा रहा है। एक्चुअली उसे ओल्डर होने की वजह से दूसरों के सामने कोई बात करने में हेजिटेशन हो रही है, जबकि सिर्फ ये उसकी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी बात करके अपनी बात पे कायम रह सकता है, लेकिन वो समझता है कि यार अगर मैं कोई बात करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो इस चीज़ से, सोसाइटी से बड़ा ज़्यादा डर रहा है कि कहीं वो कहेंगे कि ये यानी ये मैड पर्सन है, उसे कुछ ये इस तरह ना कह दे या कोई बात ना सुना दे, या उसके चले जाने के बाद कोई बात करेंगे इसके बारे में। हालांकि वो उस पर इफेक्ट भी नहीं करेगी, लेकिन वो फिर भी इस बारे में सोचता है कि लोग मेरे बारे में मेरे जाने के बाद क्या सोचेंगे। तो नेक्स्ट जो ये उसे शेम होती है कि वो एजिड पर्सन है, और वो इसे में मुब्तला होता है और एंग्जाइटी में रहता है हर वक्त इस बारे में सोच सोच के। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है द इमेजिन, द जो हमारी इमीडिएट लाइफ होती है, द इमेजिन लाइफ इन सुपीरियर। इस पोम में जो इमेजिन लाइफ है उसको रियलिटी से सुपीरियर दिखाया गया है, क्योंकि परफ्रॉक भी इस पोम में रियलिटी से ज़्यादा गए नहीं रहा, बल्कि उससे ज़्यादातर अपनी जो इमेजिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि वो इस गैदरिंग प्लेस में अनकंफर्टेबल है और ख़ुद को यहाँ से चला जाना चाहता है, और इसलिए वो अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेता है और वो अपनी सारी बातें रीडर्स के साथ इमेजिनेशन में ही करता है, जिसकी वजह से वो कुछ जो है वो अनहैप्पी होता है। यानी वो अपनी बातें पब्लिक को नहीं कर सकता, बल्कि वो इमेजिनेशन में कर रहा है। उसके बाद इसमें सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट सिंबल है वो फॉग एंड कैट। इस पोम के स्टार्टिंग में इलियट ने फॉग और कैट के सिंबल्स को यूज़ किया है। विंडोज़ पर मौजूद येलो फॉग यानी स्मोक इस इवनिंग की कोल्ड और डस्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ की गया है। उसके अलावा कैट के सिंबल को इस तरह यूज़ किया गया जैसे कैट अपनी बैग को किसी चीज़ से, मसलन वॉल वगैरह के साथ रब कर रही है। इस तरह फॉग खुद को विंडोज़ पर अपने बैग को रब कर रही है। इसके अलावा फॉग ने आहिस्ता आहिस्ता इस कोल्ड इवनिंग को अपनी टंग के साथ लिक कर लिया, यानी चाट लिया। वो शाम ख़त्म हो रही है और लीकिंग एक कैट का जो लीकिंग जो है वो सिर्फ एक कैट की स्पेशलिटी है। उसके बाद मैजिकल लैंटर्न क्या था, बेसिकली 17वीं सेंचुरी के मिड में इन्वेंट की गई, जो कि इनिशियली होम्स में यूज़ की जाती थी। ये एक्चुअली एज अ प्रोजेक्टर काम करती थी, जिसे ट्रांसपेरेंट प्लेट्स के आगे रखा जाता था,
जिसके बिहाइंड पर फोटोग्राफ को रखकर उसकी इमेज को दिखाया जा सकता था। लेटर ऑन इसे 20th सेंचुरी में जो है वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में मॉडिफाई कर दिया गया था। इस पोम में मैजिकल लैंटर्न को इसलिए यूज़ किया गया कि परफ्रॉक ये विश करता है कि काश उसके पास भी एक मैजिक लैंटर्न होती, उसकी तमाम थॉट्स और एक्सप्रेशन को उसके बिलव्ड के सामने एक्सप्रेस कर देती, यानी कुछ एलिमिनेट हो जाता। इस तरह परफ्रॉक को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती और वो ये समझता कि इस तरह इसकी जो फीलिंग्स हैं वो अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट हो गई हैं, यानी एक्सप्रेस हो गई हैं जिसको वो करना चाहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है मरमेड्स। मरमेड को इसने लव सॉन्ग में सिंबॉलिक वे में यूज़ किया है। पर फोक इसके साथ एक्चुअल में कोई बात नहीं करता, बट वो अपने फिक्शनरी इमेजरी में उनसे अट्रैक्ट होता है। लेकिन उसमें जो फैंटेसी बनाई गई है वो अटरली इम्पॉसिबल है। पर फोक ये कहता है कि आई डू नॉट थिंक दे विल सिंग टू मी, मीन्स कि वो अपने इमेजिनेशन में भी खुद को फीमेल क्रिएशन से इन्फीरियर समझ रहा है और बहुत ही कम्प्लेक्सिटी का शिकार है। मरमेड्स को सिग्निफिकेंटली इस सॉन्ग में एज अ सिम्बलिक इस्तेमाल किया गया है। तो ये सिम्बल्स थे, थीम्स थे और समरी एनालाइज अबाउट पोइट्री, ये सब कुछ आज हमने पोम्स के बारे में देखा और अच्छे से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।